हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे विज्ञान के पार्ट 2 के बारे में, जिसका टाइटल है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। जी हाँ बच्चों, हमारे बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो हैं वो मित्र हैं और बहुत सारे शत्रु। शत्रु से तो अभी हम हाल ही में मिले हैं, जिसका नाम था बेटा कोरोना वायरस, ऑब्वियसली। और मिलते ही रहते हैं। अभी आपको पता है कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और बीमारियां हमें लगने लगी हैं। मतलब कि जुकाम, बुखार, ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो हमें लगती रहती है बेटा। इन बीमारियों के पीछे भी जो कारक है वो है सूक्ष्म जीव। साथ ही बेटा हमारे दिनचर्या में हम बहुत सारी चीजें ऐसी खाते हैं, पीते हैं, साथ ही प्रयोग में लेते हैं जहां पर सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हम करते हैं। तो आज के इस पाठ के अंदर हम जानने वाले हैं सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से मित्र हैं, किस प्रकार से शत्रु है, सूक्ष्म जीव किन्हें कहा जाता है, सूक्ष्म जीव के कितने प्रकार हैं या वर्ग हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे हमें बचने की जरूरत होती है और सूक्ष्म जीवों से हमें फायदा मिलता है। हम जानेंगे बेटा कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों से दवाइयां बनाई जाती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। आप लोग वहां पर कमेंट करके मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को, जिसका नाम है बेटा सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। जी हाँ बच्चों, इस पाठ के अंदर सबसे पहले तो हम ये जानने वाले हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम देख पाते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं। हमारे आसपास में बहुत सारे जीव ऐसे हैं बेटा, जो जीव बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी हम देख पाते हैं। जैसे कि अगर हम मक्खी की बात करें, मच्छर की बात करें, कीट पतंगों की बात करें, तो ये सब ऐसे जीव हैं जिन्हें हम देख पाते हैं। है बहुत छोटे लेकिन देख पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी हैं बेटा जो इनसे भी छोटे होते हैं और जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से यानी कि इस प्रकार से नहीं देख सकते हैं। उनके लिए हमें विशेष प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जीवों को जो बहुत छोटे हैं, जिनका आकार बहुत सूक्ष्म है, उन्हें हम क्या क्या कहते हैं बेटा? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म मतलब क्या हो गया? बहुत छोटे। और जीव मतलब जो जीवित हो। सूक्ष्म जीव यानी वो जीव जिनको हम अपनी नग्न आंखों से यानी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए या फिर उन सबको देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है। उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। यंत्र, आखिर कौन सा यंत्र, किस प्रकार से हम यंत्र का प्रयोग करते हैं? यंत्र, जिस यंत्र की मैं बात कर रहा हूं बेटा, उसे हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। दर्शी मतलब होता है देखने में मदद करने वाला, और सूक्ष्म मतलब हो गया छोटी चीजों। यानी कि छोटी चीजों को देखने में मदद करने वाले यंत्र को हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। यानी एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम बहुत छोटी छोटी चीजों को देख सकते हैं, उन्हें हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों में से अगर हम बात करें वर्गीकरण की, तो 4 मुख्य वर्ग हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। जीव यानी जीवित प्राणी। तो इस चीज को अपने दिमाग में याद रखना। तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। सबसे पहले वही परिभाषा जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपके सामने एक्सप्लेनेशन दे रहा था, कि ऐसे बहुत सारे जीव हमारे आसपास में है बेटा। हम उन सभी जीवों को यहां पर काउंट करेंगे जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं अपनी नग्न आंखों से। इन्हें देखने के लिए हमें यंत्र की आवश्यकता होती है। ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है सूक्ष्म जीव से क्या फायदे हैं, कितने वर्ग हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बेटा वही दिखाया गया है कि हम अपने आसपास में बहुत सारी चीजों को सड़ते गलते हुए देखते हैं। उन सड़ने गलने वाली चीजों पर भी आप सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। हालांकि वो सूक्ष्म जीव आपको सीधे तौर पर नहीं दिखाई देंगे। तो आप गलने और सड़ने वाली चीजों को अपने स्कूल में ले जा सकते हैं। आपके टीचर्स आपको बेटा लैब में दिखा देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो सब चीजें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूं, तो कुछ नहीं, प्यारा सा कमेंट आप मुझे कीजिए कि आपको दिखाना है, बस इतनी सी बात। और मैं आपको ये सारी चीजें जो भी मैं बात कर रहा हूं बेटा, दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा जो बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, यानी इतने छोटे होते हैं बेटा, जिनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, यानी एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं, उनसे भी नहीं देख सकते हैं। वो उनसे भी छोटे होते हैं। तो ऐसे जीवों को देखने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, हमें विशेष प्रकार के आवर्धक लेंसों की जरूरत होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और भी ज्यादा ताकतवर होता है, जो कि बहुत छोटी छोटी चीजों को देखने में मदद करता है।
तो वही कह रहा है सूक्ष्म जीव क्या होता है, कहाँ कहाँ मिलता है। इसको आप अपने पोखर के पानी में यानी तालाब के पानी में देख सकते हो बेटा। अमीबा नाम के सूक्ष्म जीव होता है जो पाया जाता है। उसके बाद बेटा आप अपने ब्रेड ब्रेड के ऊपर भी इसे देख सकते हो। ब्रेड लेना है, थोड़ा सा पानी डालना है उसमें थोड़ा सा, और नमी वाले इलाके में उसे रख देना है, तो आप देखोगे उस पर भी वो जम जाता है। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म जीवों के कितने प्रकार होते हैं और कितने ऐसे प्रकार हैं जिनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं और कौन सा ऐसा प्रकार है जिसको सूक्ष्म जीव हम नहीं कह सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 प्रकार के बारे में यहाँ पर चर्चा है। इन 4 प्रकारों के अलावा भी एक और प्रकार होता है बेटा जिनको हम सूक्ष्म जीव नहीं कह सकते, क्योंकि वो छोटा तो होता है पर जीवित नहीं होता है। उसको एक ऐसे शरीर की आवश्यकता होती है जहां पर जाकर वो वृद्धि और विकास कर सके, प्रजनन कर सके, अपने तादाद को बढ़ा सके, लेकिन बाहर पड़ा हुआ वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे हमने कोरोना वायरस के बारे में पढ़ा, सुना, जाना और अभी हाल में हमने उसे अनुभव भी किया। तो आपने देखा होगा कि कोरोना का वायरस जो था बेटा, अगर इस स्टूल पर पड़ा हुआ है या फिर मेरी जैकेट पर पड़ा हुआ है तो वो पड़ा ही रहेगा, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन जैसे ही वो किसी भी जीवित कोशिका के अंदर जाएगा तो वहां पर प्रजनन करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि विषाणु से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विषाणु के बारे में हमें कम ज्ञान होता है। जीवाणु जो होते हैं बेटा, जो हमारे शरीर के अलावा भी पनप जाते हैं, उनको हम बाहर भी स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनको कैसे मारा जाए ये भी जान सकते हैं। लेकिन जो विषाणु होते हैं उनको शरीर देकर फिर उसके बारे में स्टडी की जाती है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 प्रकार है बेटा। अगर हम देखें तो पहला है आपका जीवाणु, जिसे आप बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा है कवक, प्रोटोजोआ और बेटा शैवाल। ये 4 मुख्य प्रकार है जो सूक्ष्म जीवों के रूप में वर्गीकृत है। इसमें जीव वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जीवित होते हैं। वहीं पर एक और प्रकार है बेटा जो जीवित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, विषाणु कहते हैं, जिसे वायरस कहा जाता है। इसे जीवित क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि बाहर पड़ा हुआ ये कुछ नहीं करता, बस ऐसे ही रहता है। और किसी भी ऐसी कोशिका के अंदर घुस जाए जो जीवित है, तो उसके अंदर जाकर बेटा प्रजनन करता है, अपनी तादाद को बढ़ाता है और उस शरीर के ऊपर कब्जा कर लेता है। जैसे कोरोना का हुआ था, कोरोना के वायरस में भी तो ऐसे ही हुआ था। कोरोना का वायरस शरीर में जाता था, हमारे फेफड़ों में जाता था, लंग्स में जाता था, वहां पर जाकर प्रजनन करता था, वृद्धि विकास करता था, और उसके बाद क्या होता था, लोगों को खतरे में डाल देता था। ऐसे ही यहाँ पर है। ऐसे कहता है बहुत सारे सामान्य बीमारियां होती हैं, जैसे कि अगर आप बात करें जुकाम की, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, और अधिकतर खांसी, ये सब विषाणु से ही होते हैं। इसीलिए जुकाम यानी कि जो आपका सर्दी है, ये एक ऐसी बीमारी है जो अपने आप ही ठीक हो जाता है। हमारे शरीर ने उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बूस्ट कर लिया है, यानी कि लड़ना सीख लिया है। वो बात अलग है कि सर्दी को ठीक होने में लगभग 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन तक लग जाते हैं, लेकिन हम ठीक हो जाते हैं। कुछ विशेष रोग हैं जैसे कि पोलियो, खसरा, ये भी किससे होते हैं बेटा, वायरस से होते हैं। पोलियो के भी वायरस होते हैं। आपने सुना होगा 2 बूंद जिंदगी की, क्यों कहा जाता है, क्योंकि पोलियो एक वायरस वाला डिजीज है, एक बीमारी है। और ये वायरस अगर आपके शरीर में चला जाए, यानी बचपन में चला जाए, तो हमारे शरीर के अंदर कब्जा कर लेता है, हमारे हड्डियों को कमजोर कर देता है, लोग अपंग हो जाते हैं, बच्चों को चलने फिरने में दिक्कत होती है, और इससे बेटा मानसिक संतुलन भी बिगड़ता है। यही वजह होती है कि आप लोगों को कहा जाता है कि पोलियो की दवाई पियो। अगर आप 5 साल से छोटे हो तो जरूर अपनी मम्मी पापा को इन सब के बारे में बताओ। और वैसे तो अभी आप 5 साल से छोटे हो नहीं, क्योंकि ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन अगर आपके भाई बहन है बेटा, तो आप उनको इंकरेज करो कि वो पोलियो की दवाई पिए, क्योंकि ये एक वायरस वाली बीमारी है। अगर शरीर में हो गया बेटा तो फिर ठीक नहीं होता। तो इसके लिए वैक्सीन बनाई गई है, जिसमें 2 बूंद दवाई आपको मुंह से पिलाई जाती है, और बस उसके बाद लगभग समझ जाओ 6 महीने की छुट्टी हो जाती है। और ये 5 साल तक ही पीना है। 5 साल तक अगर जिसको वायरस ने असर नहीं डाला, यानी जिसके शरीर पर वायरस ने असर नहीं डाला 5 साल तक, तो समझ लो उसको भविष्य में कभी भी पोलियो नहीं होगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है बेटा। उसके बाद ये नोट डाउन करने वाली चीजें हैं, क्योंकि यहां से बेटा 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यहां से प्रश्न बनता ही बनता है कि भाई ये बताओ कि कौन कौन सी बीमारी है जो वायरस से होती है, कौन कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, यानी कि जीवाणु और विषाणु से होती है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो प्रोटोजोआ से होती है। यहाँ पर ये सब चीज लिखी हुई है, और पेपर में बेटा इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, तो अपने दिमाग में ये सेट कर लो। तो यहाँ पर क्या रहा है, एक बीमारी है अतिसार, मलेरिया, ये दोनों प्रोटोजोआ से होते हैं। उसके बाद बेटा टाइफॉइड, क्षय यानी टीबी, ये दोनों जीवाणु से होते हैं, यानी जिसे आप बैक्टीरिया बोलते हो। उसके बाद इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप
आगे भी पढ़ेंगे और पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये देखो स्पाइरल जीवाणु है, ये जीवाणु का एक प्रकार है। उसके बाद छड़नुमा जीवाणु है, ये भी एक जीवाणु का प्रकार है बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो ये शैवाल के प्रकार हैं। शैवाल के प्रकारों में पूछा जा सकता है कि क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा क्या है। क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा क्या है, तो आप बताएंगे क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा क्या है, अपने आप में किसके प्रकार है, शैवाल के प्रकार है बेटा। शैवाल क्या होते हैं, काई जिसे बोलते हो आप अपने दिनचर्या में, जो आपने देखा होगा जहां पर ज्यादा पानी गिरते हैं वहां पर ये हो जाते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है अमीबा। अमीबा भी पानी में पनपने वाला जीव है, और पैरामीशियम भी बेटा। अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों के दोनों जो है प्रोटोजोआ के कैटेगरी में आते हैं। किसके कैटेगरी में आते हैं बेटा, प्रोटोजोआ के कैटेगरी में। ये याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास बेटा राइजोपस। राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। राइजोपस क्या होता है, छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, और बेटा ये जैसे कॉटन होता है ना हमारा, क्या बोलते हैं कॉटन को, रुई। रुई जैसे ग्रो होता है वैसा ही। तो ये सभी प्रकार हैं जो बेटा आपको पता होने चाहिए। ब्रेड मोल्ड के बारे में बता रहा था, तो ब्रेड मोल्ड ऐसा ही होता है, जिसके ऊपर छोटे छोटे से कॉटन होते हैं ना, जैसे रुई होता है बेटा। तो रुई के जो बल्ब होते हैं, रुई के बल्ब मतलब समझ लो, रुई का जो पौधा होता है उसमें कुछ बल्ब जैसी आकृति आपको दिखेगी, फिर वो विकसित होता है, फिर वो फट जाता है। फटने के बाद सारा का सारा जो रुई होता है, कॉटन होता है, उसमें से बाहर आ जाता है। यही बात थी। उसके बाद अगर हम कवक की बात करें तो कवक में बेटा आपके पास उदाहरण में आ जाते हैं पेनिसिलियम। नाम याद रखना, जरूरत महसूस हो रही है बेटा तो कॉपी पे लिख लो। पेनिसिलियम ये वो पहला ऐसा कवक है बेटा जिसका प्रयोग दवाई के तौर पर किया गया था, याद रखना, हम पढ़ेंगे आगे आएगा ये। और उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट बेटा एस्परजिलस। ये सब कवक के प्रकार हैं दोनों के दोनों, और ये भी बेटा ब्रेड मोल्ड भी कवक का ही प्रकार है। कवक क्या होता है, कवक जिसे आप फंगस बोलते हैं, इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। देखा होगा आपने रिंग दाद हो जाता है, मतलब यहाँ पर रिंग्स हो जाते हैं, ऐसे खुजली करो तो बढ़ जाता है वो। स्किन एलर्जी हो जाती है, ज्यादातर केसेस में ये स्किन एलर्जी है। नेक्स्ट आता है आपके पास बेटा, आगे अगर बात करें तो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं उनके बारे में। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं भैया, ये कहो कि भगवान कहाँ है या नहीं है, वो हमें नहीं दिखते, हम उन्हें मानते हैं, हमारी श्रद्धा है, हम मानते हैं, लेकिन दिखते कहाँ हैं, होते कहाँ हैं, हमें नहीं पता। लेकिन बेटा सूक्ष्म जीव हर वहां पर पाया जाता है, हर जगह पर पाया जाता है बेटा जहां पर इंसानों की भी पहुंच संभव नहीं है। यानी कि सूक्ष्म जीवों को बेटा अंतरिक्ष में भी देखा गया है, अंतरिक्ष में भी इसके बारे में जाना गया है। सूक्ष्म जीवों को बेटा वोल्केनो जो होता है ना, ज्वालामुखी, उसमें भी पाया गया है। ये सूक्ष्म जीव जो है वो तालाबों में पाया गया है, हमारे शरीर के अंदर पाया गया है, और हर उस स्थान पर पाया गया है जहां पर मनुष्य या किसी और जीव की पहुंच नहीं हो सकती है। तो वही कह रहा है क्या कि ये हर प्रकार की स्थिति में रह सकते हैं, गर्म, ठंडा, और बेटा बेटा पानी में, सूखे में, हर जगह पाया जा सकता है। ये स्वतंत्र रूप में भी पाए जा सकते हैं, ये कॉलोनी में भी रहते हैं बेटा, ग्रुप में भी रहते हैं। सूक्ष्म जीव और हम, अब हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव हमारे साथ किस प्रकार से संबंधित है, सूक्ष्म जीव का संबंध हमसे कैसे है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे फायदेमंद है और कैसे नुकसानदेह, चलिए जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं सूक्ष्म जीव छोटे जीव होते हैं, हालांकि इसको हम देख तो नहीं सकते पर इसका प्रयोग हम डेली करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे बेटा जिनको दही खाना बहुत पसंद होगा, मुझे तो पसंद है, आपको नहीं है या नहीं है मुझे नहीं पता। हाँ, अगर आप मुझे बताना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। हाँ, पर कोई भी कमेंट करना बेटा तो टाइम टैग के साथ करना कि आपने किस सवाल का जवाब दिया, जिससे मैं आपके कमेंट को जब रीड करूं तो मुझे पता हो कि आपने किस सवाल का जवाब दिया। तो अब हम बात करेंगे ऐसे ही बहुत सारे खाद्य पदार्थों के बारे में जिन्हें हम खाते हैं और उनको बनाने के लिए हमें सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है। आप में से बहुत सारे लोग दही खाते होंगे, अभी मैंने बात की शायद, और बहुत सारे लोग बेटा चीज, पनीर वगैरह खाते हैं, बहुत सारे लोग जो है बेटा केक खाते हैं, बहुत सारे लोग आप कह सकते हो छोले भटूरे खाते हैं। इन सभी चीजों को बनाने के लिए कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है। अब कैसे और कहां वो जानते हैं आगे। हमारे पास देखो कह रहा है क्या कि आपने दही खाया होगा, आपने ब्रेड खाया होगा, केक खाया होगा, या फिर बनाने की कोशिश की होगी। इनको बनाते वक्त बेटा हमें सूक्ष्म जीवों की जरूरत होती है। ऐसे कहता है प्राचीन काल से ही अल्कोहल का बहुत चलन है। आप लोगों ने मूवीज में भी या फिर आप किसी ऐसे
पौराणिक कथाओं को देख रहे हो, जैसे महाभारत के समय की बात देख रहे हो, या किसी राजा महाराजा के टाइम की बात कर रहे हो, या फिर बेटा किसी ऐसे राक्षस वगैरह के समय की बात कर रहे हो जो मूवीज वगैरह में देख लेते हैं, या फिर कोई सीरियल में आ जाता है ऐसा कोई भी, तो उसमें भी आपने एक वर्ड सुना होगा मदिरा, मदिरा वर्ड सुना होगा, मदिरा, रसपान, ऐसा कुछ वर्ड सुना होगा। ये क्या होते थे? इनको हम बेटा अल्कोहल यानी शराब कहते हैं। शराब तब के लोग पीते थे या नहीं पीते थे हमें नहीं पता, भगवान के समय में शराब था या नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कहीं ना कहीं इसकी उत्पत्ति बहुत पहले से हुई है। शराब बहुत पहले बना है बेटा, अंग्रेजों के टाइम में ही इसको उजागर किया गया था। तो ये कह रहा है प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता रहा है। अब पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी इनका बहुत अधिक उपयोग होता है। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको सड़ाने गलाने में भी ये मदद करता है। सोचकर देखो, हमारे भारत की जब इतनी जनसंख्या, तो अन्य देशों के लोगों को मिलाकर कितनी जनसंख्या, इतनी सारी जनसंख्या के मल और मूत्र कितने ज्यादा होंगे। सोच कर देखो कि अगर वो अपघटित नहीं होते तो क्या होता, हम अपने ही मलमूत्र या कचरों तले दब जाते, मर जाते। यानी कि सुनने में बड़ा अभद्र सा सुन रहा होगा, लग रहा होगा ये कितना अभद्र बोल रहा है, लेकिन बेटा ये रियलिटी है कि अगर हमारे आसपास में सूक्ष्म जीव नहीं होते तो हम इतने सारे कचरों को, वेस्ट को कैसे गला सड़ा पाते, नहीं गल सड़ पाता ये, और बेटा हम अपने ही गंदगी तले दब जाते। तो कहीं ना कहीं हमारे ये मित्र हुए, क्योंकि इन्होंने कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों को, जैसे सब्जियों के छिलके को, जंतु के अवशेष को, विष्ठा आदि को इन्होंने गलाने सड़ाने में मदद की, और कहीं ना कहीं ये गलने सड़ने से हमें फायदा होता है, मिट्टी का भाग बन जाते हैं, पोषक पदार्थ बन जाते हैं मिट्टी के लिए, और फिर पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इतना सा काम है जो ये करते हैं, लेकिन हमारे लिए कितनी अच्छी बात हो जाती है। नेक्स्ट कहता है दही और ब्रेड का बनना। आपने पहले भी कक्षा में पढ़ा होगा कि दही कैसे बनाया जाता है। अगर कक्षा में नहीं पढ़ा तो आपकी मम्मी को आपने दही जमाते हुए जरूर देखा होगा। अच्छा सच बताओ, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको दही बनाना आता है? चलो कमेंट करके बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। भरो भरो कमेंट सेक्शन को, भरो। देखो दही बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आप चाहो तो मुझसे सीख लो, चाहे अपनी मम्मा से सीख लो, बात तो एक ही है, हमें समझ में आना चाहिए। आपने देखा होगा कि दही बनाने के लिए क्या विधि अपनाई जाती है। पहले बेटा दूध लिया जाता है जिसमें लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु पहले से पाया जाता है। वो बात अलग है कि हम पहले उसे उबाल लेते हैं ठंग से। उबालने के बाद जो अन्य विषाणु और जीवाणु उसके अंदर पाए जाते हैं दूध में, वो मर जाते हैं। यही वजह होती है कि आप लोगों को कच्चा दूध पीने से मना किया जाता है, क्योंकि उसमें अन्य विषाणु और जीवाणु भी हो सकते हैं। लैक्टोबैसिलस भी मर जाता है उबालने से। अब क्या होगा, लैक्टोबैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा भी होता है और दही बनाने का कार्य भी करता है। अब क्योंकि उसे तो हमने मार दिया गर्म करके, तो फिर कैसे बनेगा दही? तो बस दूध को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, इतने तापमान पर जिसमें आप उंगलियां डालें अपनी, और उंगली डालकर आपको गर्मी बस महसूस हो, उंगली जले ना, महसूस होनी चाहिए गर्माहट थोड़ी सी, हाँ गर्म है। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि अगर वो तापमान नहीं रहेगा जिसमें वो थोड़ी गर्माहट सी महसूस हो आपके उंगलियों में, तो बेटा जीवाणु जो वृद्धि और विकास करेंगे उसकी दर में कमी आ जाएगी। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि सर्दियों के दिनों में दही को जमने में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बाहर का तापमान कम होता है और कम तापमान के कारण जीवाणु प्रजनन नहीं कर पाते हैं। वहीं पर दूध को अगर एकदम उबला ले लिया जाए और उसमें अगर हम थोड़ा सा दही मिलाएं, तो बेटा दूध जमने की बजाय फट जाता है। तो यही चीजें हैं कि आपको थोड़ा गुनगुना लेना पड़ता है। थोड़ा गुनगुना दूध लेना है, और उसके बाद बेटा घर में दही है तो दही लो और हाथों से उसे मसल कर मिला लो, या फिर चम्मच से भी आप मिला सकते हो। चम्मच से मिलाने के बाद आप उसे रात भर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो। सुबह जब आप उठोगे तो आप देखोगे आपकी दही की जो हालत है वो बदल चुकी है। वो पहले मतलब जो दूध की हालत है वो बदल चुकी है, वो दही में कन्वर्ट हो चुका है। रात में आपने कुछ पतला पतला पानी जैसा दूध देखा था, और मॉर्निंग में देखोगे तो वो बिल्कुल एकदम मतलब टाइट सा हो जाता है थोड़ा सा। वो इसलिए हुआ क्योंकि दूध ने अपनी प्रकृति बदल ली और वो दही बन चुका है। ऐसे ही कहता है कि आप बहुत सारी चीजें बनाते हो, जैसे कि पनीर बनाते हो, चीज बनाते हो, अचार बनाते हो, अनेक खाद्य पदार्थ बनाते हो, आप रवा बनाते हो, साथ ही बेटा इडली भटूरे वगैरह बनाते हो। तो इन सब में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। हमने किण्वन की विधि के बारे में भी जाना है। किण्वन की विधि क्या होती है? किण्वन एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। कैसे, वो जानते हैं क्रियाकलाप 2.3 से। एक बर्तन में आपको थोड़ा सा आटा लेना है, गूंद लेना है, या फिर मैदा भी ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा चीनी मिला देना, हल्का सा,
बहुत हल्का सा, जिससे कि बेटा उसके अंदर जब आप ईस्ट का पाउडर डालोगे, कुछ चुटकी भर ईस्ट का पाउडर डालोगे, तो आपका जो गुंदा हुआ आटा है बेटा वो फूल कर ऐसा हो जाएगा, कुछ फूला फूला सा हो जाएगा। जो बेटा वो भटूरे बनाने वाले होते हैं ना दुकानदार, वो भी इसी का प्रयोग करते हैं। हालांकि आजकल हम इसका प्रयोग करने की जगह बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का यूज करने लगे हैं, लेकिन ये ज्यादा बेस्ट तरीका होता है क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम ईस्ट पाउडर डालते हैं। ईस्ट पाउडर इसमें क्या करता है, प्रजनन करता है, क्योंकि आपने उसे शुगर दिया है, चीनी दिया है। चीनी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा, जिससे उनको ऊर्जा मिलती है और जल्दी जल्दी कार्य करते हैं। इसके बाद आप रात भर छोड़ोगे तो सुबह उठोगे तो आपको ऐसा कुछ मैदा उठा उठा सा फूला फूला सा महसूस होगा। यही वजह है कि हम कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं और अपना फायदा निकालते हैं। वही कह रहा है, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। अब सवाल यही उठता है ना कि वो फूल क्यों गया। आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा, जो ब्रेड होते हैं बेटा, ब्रेड के अंदर आपको छोटे छोटे से छेद छेद से दिखाई देते हैं, ऐसे ना छोटे छोटे से छेद से दिखाई देते हैं। अब वो छेद से हुए क्यों बताओ। ये मान लो ब्रेड का गुंदा हुआ आटा है, इसको जब बेक किया जाता है तो बेक करते वक्त इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वैसे भी हमने पढ़ा श्वसन प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा इन्वायरमेंट में नहीं जा पाता, वातावरण में नहीं जा पाता, वो सारा का सारा इसके अंदर फंस कर रह जाता है। और जब इसके अंदर वो फंस कर रहेगा तो ये फूल जाएगा। फिर जब इसको गर्म करके इसको काटा जाता है स्लाइस में यानी टुकड़ों में, तो ब्रेड जैसी शक्ल बन जाती है अंदर से, मतलब आप कहो छोटे छोटे से दाने दाने से दिखते हैं आपको। वो यही वजह होती है। तो इसमें कौन सी गैस निकलती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या क्या बनता है इससे, ब्रेड बना लो, पेस्ट्री बना लो, केक बना लो, कोई भी ऐसी चीज बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग का मतलब हो गया कि आप व्यवसायिक तौर पर सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कैसे करते हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने अल्कोहल का इस्तेमाल किया, अल्कोहल का प्रयोग किया, अल्कोहल के बारे में जाना। हमने ये देखा कि अल्कोहल हम सब बना सकते हैं, पर आपको भी पता है कि आप अपने लिए अल्कोहल को बनाओगे तो बहुत महंगा प्रोसेस पड़ता है। इसके लिए हम बहुत बड़े पैमाने पर अल्कोहल का निर्माण करते हैं, कुछ अपने लिए बनाते हैं तो कुछ बेच देते हैं। जो चीज ऐसी बनाई जाए जिसका प्रयोग बेचने के लिए हो, उसे हम कहते हैं वाणिज्यिक स्तर पर। जैसे अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा ही बनाया जाता है। किससे बनता है, ये जौ से, गेहूं से, चावल से, फलों के रस से बनाया जाता है। अब आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं जो अल्कोहल का बनना है वो प्राकृतिक चीजों से ही संभव हो पाता है। क्रियाकलाप 2.4, 500 ml का बीकर लीजिए, इसमें 3/4 तक पानी भरिए और इसमें 2-3 चम्मच चीनी के घोल लीजिए और इसमें अब ईस्ट पाउडर डालिए। 4 से 5 घंटों के बाद आप इसे नोटिस करेंगे कि आपको यहाँ पर कुछ स्मेल महसूस होगी, बदबू सी आएगी। ये जो स्मेल महसूस हो रही है वो अल्कोहल की है, यानी कि बिल्कुल शराब की गंध है और चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। किण्वन एक ऐसी विधि है जिसमें चीनी से बेटा क्या बनता है, अल्कोहल। नोट डाउन करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, किण्वन की परिभाषा है। क्या है किण्वन, तो यहां से लिखेंगे, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित या परिवर्तन की यह प्रक्रिया जो ऊपर हमने पढ़ा बेटा, वो किण्वन कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं फर्मेंटेशन कहलाता है। किण्वन की पहली बार जो बात की थी वो लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी बेटा, लुई पास्चर ने। कब की थी, 1857 के क्रांति के दौरान। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया था। कहा था क्या, कि प्रकृति में हर चीज जो भी आपको आसपास में दिखाई दे रहा है बेटा, प्रकृति में हर चीज, ये जो दिख रहा है आपको, समझ रहे हो, प्रकृति में हर चीज अल्कोहल बनाने के काम में आ सकती है अगर उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ है तो। सूक्ष्म जीवों से औषधि कैसे बनती है, आपने एंटीबायोटिक्स तो सुना होगा। बहुत सारी बीमारी होती है जिसमें आपको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, यानी सूक्ष्म जीवों को मारने की दवाई जो कि सूक्ष्म जीवों से ही बनाई गई है। तो ये जो एंटीबायोटिक होती है ये बेटा मेडिसिन में डली होती है, और ये एंटीबायोटिक जो मेडिसिन में डली होती है बेटा, इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको कोर्स को पूरा करना पड़ता है, छोड़ना नहीं है बीच में भी। वही कह रहा है कि कभी आप बीमार पड़े होंगे तो डॉक्टर ने आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया होगा, या फिर कोई प्रतिजैविक गोली खिलाई होगी, कैप्सूल दिया होगा, या फिर पीस की दी होगी दवाई, या फिर कोई लिक्विड दिया होगा पीने के लिए। बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है ये दवाइयां, अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को हम प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक्स कहते हैं। यानी एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयां होती हैं बेटा जो उसकी वृद्धि और विकास को रोक देती है, और साथ ही बेटा हमारी वृद्धि और विकास में भी
खलन बनती है। डन। इसके उदाहरण है बेटा जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये सब कुछ उदाहरण हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। बस ये सारी बातें हैं जो अभी याद रखनी है आपको। ये जो हमारी वीडियो है बेटा ये लगभग 25 मिनट की वीडियो है। ये फर्स्ट सेशन है हमारा। सेकंड सेशन के अंदर मैं अभी आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। शायद वीडियो के बीच में टाइम ना मिले पर आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और जा सकते हो, और थोड़ी देर बाद आप आकर फिर से देखना, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा वीडियो को, किसी की भी वीडियो को नहीं देखना है बेटा। आपको समझ में आ गया? चलिए अब आप जाके थोड़ा सा कुछ चेंज कीजिए, यानी कि पानी वानी पी लो, वॉशरूम वगैरह चले जाओ। चलो।